जुड़ जाइए। आज से आज रमज़ान के मुक़द्दस पवित्र महीना का आज पहला रोज़ा था, पहला दिन था, तो इसलिए अब फेसबुक लाइव में 10 बजे रात में ही कर पाऊँगा। डेली 10 बजे रात में जो लोग नहीं जुड़ पाएंगे वो अगले दिन वीडियो देखेंगे, और जो लोग अवेलेबल रहेंगे वो बराह रास्त लाइव टेलीकास्ट में अवेलेबल रहेंगे। जो लोग गांव वगैरह से फेसबुक लाइव से जुड़ते हैं, अगर वो सो जाते हैं तो अगले दिन वीडियो को वो करेंगे, मतलब देख लेंगे। वालेकुम सलाम। क्योंकि आज रमज़ान का पहला दिन, आज से रमज़ान शुरू हो गया, तो इबादत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सबके लिए ज़रूरी है। तो इस वजह से अब फेसबुक लाइव 10 बजे रात में ही होगा, क्योंकि रोज़ा के पीरियड के दौरान मुश्किल है। तो फिर 7 बजे अफ्तार ही होता है तकरीबन। आज जैसे 6:57 में था, कल 6:55 में होगा, 6:56 में होगा, इस तरह से। तो कहने का मतलब है कि फेसबुक लाइव में मैं 10 बजे रात में ही डेली आऊँगा, क्योंकि फिर टाइम बहुत कम रहता है। अफ्तार के बाद फ़ौरन नमाज़ पढ़ना है, फिर प्रणाम प्रणाम खुश रहिए गगन, तो उसके बाद फिर नमाज हो जाती है, ईशा की घर पर ही पढ़ते हैं, फिर तरावी पढ़ रहे हैं, तो मतलब थोड़ा टाइम चाहिए इस वजह से। और ये एक महीना बहुत मुक़द्दस है, पाक है, रहमतों का महीना है। मालिक से आदमी अपना गुनाहों की माफ़ी मांगता है, मालिक को शुक्रिया अदा करने का महीना है। तो इसलिए फेसबुक लाइव अब 10 बजे रात में ही करूँगा मैं रोज़ाना। जो लोग जुड़ जाएंगे अच्छा है, जो लोग नहीं जुड़ पाएंगे वो मेरा वीडियो अवेलेबल रहेगा फेसबुक पे, उसको अगले दिन देख लेंगे। कल जो मैंने बताया था उससे रिलेटेड, उससे संबंधित कोई प्रॉब्लम, उससे कोई रिलेटेड अगर सवाल है, कुछ समझ में ना आया हो तो वो सवाल पूछ सकते हैं। कल जो मैंने बताया था उससे रिलेटेड अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत हुआ, तो वो सवाल पूछ सकता है। नहीं तो फिर मैं आज का जो टॉपिक है कोवैलेंट सॉलिड से स्टार्ट करूँगा। कोई दिक्कत है तो वो पूछ सकता है। ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं। फिर से मैं बोल देता हूँ कि चूंकि रात 10 बजे से मैं कर रहा हूँ और पूरे रमज़ान 10 बजे रात से ही फेसबुक पे आऊँगा लाइव। उसका रीज़न है, बता ही दिया मैंने कि रमज़ान का महीना है और मेरी कुछ ड्यूटी है रिलीजियस, उसको पूरा करना। तो कोई दिक्कत नहीं है कि जो लोग गाँव से जुड़ते हैं उनसे ये है कि मतलब वो अगले दिन मेरा वीडियो सुन सकते हैं फेसबुक पर। कोई क्वेरी होगा तो कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे, मैं उसका जवाब दूंगा। चलिए तो फिर आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है कोवैलेंट सॉलिड। आज का टॉपिक है कोवैलेंट सॉलिड। ठीक है, बढ़िया, गुड। तो आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। को मीन्स होता है सिम्बायोटिक। को मतलब मिलजुल के, साथ में। वैलेंट मतलब वैलेंसी वाला, और वैलेंसी क्या है सबको पता है, कंबाइनिंग कैपेसिटी। तो कोवेलेंट सॉलिड या नेटवर्क सॉलिड या जाइंट सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड हम डिफाइन करते हैं कि इसके जो इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, एक कोवेलेंट सॉलिड के जो इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से, यानी दो इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, किसी कोवेलेंट सॉलिड के दो इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स किसी कोवेलेंट सॉलिड के दो इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, किसी कोवेलेंट सॉलिड के दो इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच जो बाइंडिंग फोर्स है, वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम, जो दो कॉन्स्टिट्यूएंट
पार्टिकल्स है, उन दोनों के बीच जो नेचर ऑफ बाइंडिंग फोर्स है, उन दोनों के बीच जो नेचर ऑफ बाइंडिंग फोर्स है वो है स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड। वो है स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड। बताएंगे, आप ही बताएंगे। पहले जो आज का लेक्चर है उसको क्लियर कर देंगे, उसके बाद जो तुम्हारा सवाल है गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, उसके बारे में भी जरूर बताएंगे, बता के ही जाएंगे। तो किसी कोवेलेंट सॉलिड के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच जो नेचर ऑफ बाइंडिंग फोर्सेस है वो है स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड। और स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड होने के चलते ये सॉलिड सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होगा, क्योंकि फोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। और मेल्टिंग पॉइंट जब हाई होगा तो ऐसा सॉलिड हार्ड होगा। और चूंकि स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड है तो कोई भी इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए, सारा इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड है, बॉन्ड में इन्वॉल्व है। तो फिर ऐसे कोवेलेंट सॉलिड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे, नॉन कंडक्टर होंगे। कहने का मतलब है कि इंसुलेटर होंगे। इसका एक एग्जांपल है ग्रेफाइट, जो एक्सेप्शन है, वो इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर है, क्यों है उस पर बात करेंगे। तो कोवेलेंट सॉलिड क्या है भाई? कोवेलेंट सॉलिड के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आपस में बहुत ही स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड से बंधे होते हैं, और स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड होने के चलते बहुत हार्ड होगा और मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होगा। इलेक्ट्रिसिटी का नॉन कंडक्टर यानी इंसुलेटर होगा। ग्रेफाइट एक्सेप्शन है इसका कि वो नॉन कंडक्टर नहीं है, क्यों नहीं है उसको बताते हैं। और इसके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड का बहुत ही विशाल नेटवर्क होता है, जाइंट नेटवर्क होता है, इसलिए इसको नेटवर्क सॉलिड भी बोलते हैं, जाइंट सॉलिड भी बोलते हैं। अब इसका दो एग्जांपल है बहुत इंपॉर्टेंट, एक डायमंड, दूसरा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक एक्सेप्शन है कि कोवेलेंट सॉलिड होने के बावजूद भी सॉफ्ट सॉलिड है, लुब्रिकेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है, जैसे इंजन ऑयल में, मोबाइल ऑयल में, और इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर है। उसका कारण ये है, ग्रेफाइट के पुअर कंडक्टेंस शो करने का जो रीजन है वो है इसका ह्यूज नेटवर्क, विशाल नेटवर्क, बड़ा नेटवर्क, जायंट नेटवर्क। डायमंड का स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रल और ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर होता है दो हेक्सागोनल के बीच में रहता है, इसलिए इसको ऑक्टाहेड्रल कहा जाता है। डायमंड का स्ट्रक्चर है टेट्राहेड्रल, नीट में पूछा है 2-3 बार, और ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है ऑक्टाहेड्रल। ग्रेफाइट एक कोवेलेंट सॉलिड होने के बावजूद भी इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर है, जबकि कंडक्ट नहीं करना चाहिए इसको, लेकिन ग्रेफाइट एक्सेप्शन है। डायमंड का जो मेल्टिंग पॉइंट है तकरीबन 10,000 एटमॉस्फेयर पर, तकरीबन 10,000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर डायमंड जो मेल्ट करता है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो तकरीबन है 4200 केल्विन, यानी तकरीबन 3900 डिग्री सेल्सियस। और 10,000 एटमॉस्फेयर के थोड़ा ही नीचे ग्रेफाइट भी इसी टेम्परेचर पर मेल्ट कर जाता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट बात हो गया ये कोवेलेंट सॉलिड से रिलेटेड। कि कोवेलेंट सॉलिड का दो इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, डायमंड और ग्रेफाइट। डायमंड का स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल, ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल। डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट 10,000 एटमॉस्फेयर के प्रेशर पर लगभग में 4200 केल्विन, यानी तकरीबन 3900 डिग्री सेल्सियस। और ग्रेफाइट का 10,000 एटमॉस्फेयर के थोड़ा नीचे भी तकरीबन उसी टेम्परेचर में मेल्ट कर जाता है, यानी 4200 केल्विन। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे हाई है कोवेलेंट सॉलिड्स में, हालांकि सबसे हाई जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो सबसे ज्यादा हाई है सिलिकॉन कार्बाइड का, आस पास है डायमंड का भी। डायमंड का है 2.4, तो 2.4 है, यही कारण है कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना हाई है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई होने का मतलब क्या होता है? उसका मतलब यह होता है कि डायमंड में लाइट की वेलोसिटी, जो लाइट की वेलोसिटी एयर में है, और डायमंड में जब वो पहुंचेगी लाइट वेव, तो उसकी वेलोसिटी
जो उसकी वेलोसिटी है एयर में, उसका 1/2.4 हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा बाई ए फैक्टर ऑफ 2.4। यही कारण है कि डायमंड सबसे ज्यादा चमकता है, विजिबल रीजन में सबसे ज्यादा वो ब्लू कलर देता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब अगला सॉलिड है मेटेलिक सॉलिड। मेटेलिक सॉलिड के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है इंडिविजुअल मेटल एटम्स। तमाम मेटल आयंस एक दूसरे से बंधे रहते हैं मेटेलिक फोर्स से, और मेटेलिक फोर्स के बंधे होने के चलते मेल्टिंग पॉइंट इसका बहुत ज्यादा हाई नहीं होता, फिर भी होता है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होता। और मेटल के एटम के अंदर के कर्नल के बनावट को फॉलो करता है, जो इलेक्ट्रॉन की थ्योरी में हमने पढ़ाया था एटॉमिक स्ट्रक्चर में। मेटल के जो कर्नल का अंदर का बनावट है उसी के अनुसार, उसी तरह से। और हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड, हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स होते हैं। एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होता है, और हाइड्रोजन बॉन्ड आप जानते हैं कि कोई बॉन्ड है नहीं, वो तो सिर्फ एक कमजोर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। हाइड्रोजन बॉन्ड इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स भी होता है, लेकिन यहां तो सिर्फ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की बात हो रही है। और लास्ट है बनाना सॉलिड। बनाना सॉलिड को सॉलिड है नहीं, वो तो शेप पर है। वो हमने पहले कहा था कि वो एक ब्रेन टीजर है। असल में वाटर का मॉलिक्यूल का जो शेप है वो अनफोल्डेड बनाना की तरह है। अनफोल्डेड बनाना मतलब जब आप केले का छिलका उतारते हैं और छिलका पूरा हटाते नहीं है, केला के नीचे छिलका ऐसे फूलनुमा बना रहता है, उसको बोलते हैं अनफोल्डेड बनाना। तो अनफोल्डेड बनाना के चलते वो जो है उसका शेप एक अनफोल्डेड बनाना की तरह लगता है। इसीलिए वाटर मॉलिक्यूल जब सॉलिड स्टेट में होता है, यानी आइस के जो शेप है उसी को हम बनाना सॉलिड बोलते हैं। तो बस आज का लेक्चर यहीं तक है। अब आप लोग को कोई क्वेरी है तो पूछिए। आखिर जावेद तुम्हारा क्वेरी बता देते हैं। तुमने पूछा गैल्वेनिक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है यार, यही पूछा ना। तो गैल्वेनिक सेल या गैब्रियल सेल या डैनियल सेल या वोल्टाइक सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या इलेक्ट्रिकल सेल या केमिकल सेल या रिडॉक्स सेल, सब एक ही चीज का अलग अलग नाम है। गैल्वेनिक, गैब्रियल, वोल्टाइक, डैनियल सब जो है इन्वेंटर का नाम है, जो इन्वेंट करता है उसको, ठीक है ना। तो वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या सेल जो है वो डिफाइन किया जाता है, या ऑलमोस्ट सेकेंडरी सेल है। एक होता है प्राइमरी सेल, एक होता है सेकेंडरी सेल, ठीक है ना। प्राइमरी सेल नॉन रिचार्जेबल, उसको वंस यू यूज देन थ्रो इट, वो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हो दोबारा, रिचार्जेबल नहीं होता है प्राइमरी सेल आमतौर पर। सेकेंडरी सेल रिचार्जेबल सेल को बोलते हैं, जो रिडॉक्स रिएक्शन पे वर्क करता है उसी को रिडॉक्स सेल भी बोलते हैं। और अलग अलग साइंटिस्ट जिसने उसको डिस्कवर किया, जैसे गैब्रियल सेल है या डैनियल सेल है या वोल्टाइक सेल है। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल उसको इसलिए बोलते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन होते रहता है एक दूसरे में। केमिकल सेल इसलिए बोलते हैं कि केमिकल रिएक्शन यानी रिडॉक्स रिएक्शन के चलते उसके अंदर जो इलेक्ट्रिकल वर्क वहां से डेराइव करते हैं, इसलिए उसको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, केमिकल सेल, रिडॉक्स सेल सब बोलते हैं। एक सेल के अंदर का बनावट आप सबको पता है, ये दो अलग अलग इलेक्ट्रोड मोरली डिप्ट रहता है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में, और दोनों इलेक्ट्रोड के बीच एक सेपरेटर होता है जिसको साल्ट ब्रिज बोलते हैं। साल्ट ब्रिज का काम वही है जो एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में, एक इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर जो ट्रांसफार्मर का फंक्शन है वही फंक्शन है एक इलेक्ट्रोलाइटिक सर्किट के अंदर साल्ट ब्रिज का। वो वहां जंक्शन पोटेंशियल को कंट्रोल करता है, और यहाँ साल्ट ब्रिज जंक्शन पोटेंशियल को कंट्रोल करता है और वोल्टेज ड्रॉप को मिनिमाइज कर देता है। आई होप तो क्वेरी इज आंसर्ड। और किसी को कुछ पूछना है? कुछ पूछना है तो पूछो। आज का ज्यादा लंबा नहीं, जो लोग नहीं जुड़ पाए वो मेरा वीडियो देख लेंगे, क्योंकि रमजान के चलते अब वीडियो 10 बजे रात ही बनेगा फेसबुक लाइव में। अब 10 बजे रात में ही मैं आऊंगा रमजान के चलते। जिनको जो पूछना होगा वो अपना कल भी अगर वीडियो मेरा पोस्ट देखेंगे तो उस पर कमेंट कर सकते हैं। जब मैं लाइव आऊंगा तो उनका क्वेरी ले लूंगा, उनसे क्वेश्चन पूछ लूंगा मैं, मतलब उनके क्वेरी का जवाब दे दूंगा। तो सॉलिड का टाइप खत्म हो गया है। सॉलिड जितने टाइप का है एनसीईआरटी का, उसमें शुरुआत में 3 क्वेश्चन है। तीनों क्वेश्चन कल डिस्कस कर देंगे एक लाइन से, ठीक है ना। एक क्वेश्चन है पहला, सबसे एनसीईआरटी का में सीरियस हो जाओगे तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि एमॉर्फस को डिफाइन कीजिए। तो एमॉर्फस सॉलिड को क्या डिफाइन करें, तो सब डिफिनेशन हो ही चुका है। एमॉर्फस सॉलिड एक ऐसा सॉलिड है
जिसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का जो है पॉसिबल अरेंजमेंट है वो ऑर्डर्ड मैनर में नहीं है, इरेगुलर है अरेंजमेंट जो है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का, जिसके चलते उसका कोई शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है। पहले बता चुके हैं कि मेल्ट करता है वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर पे, बहुत ज़्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट नहीं है, ठीक है ना। और उसके अलावा तुम्हारा वो क्या कहते हैं, उसने फिर कहा गया कि मतलब अगला क्वेश्चन है कि पहचानिए कौन मॉलिक्यूलर सॉलिड है, कौन कोवेलेंट सॉलिड है, तो वो बताएंगे, सबको खास बात नहीं है, नॉर्मल है। अब अगला लेक्चर हम लोग जब शुरू करेंगे कल, तो यूनिट सेल टाइप यूनिट सेल स्टार्ट करेंगे, पहले समझेंगे क्रिस्टल क्या होता है, वन डायमेंशनल अरेंजमेंट क्या है, टू डायमेंशनल क्या है, थ्री डायमेंशनल क्या है, लैटिस क्या है, और उसके बाद क्रिस्टल किसको बोलते हैं, फिर टाइप्स ऑफ यूनिट सेल में जाएंगे, है ना। बिल्कुल एनसीईआरटी के क्रम को फॉलो करते हुए सारा टॉपिक को डिस्कस करेंगे। न्यूमेरिकल एक्सप्लेनेशन शुरू होगा टाइप्स ऑफ यूनिट सेल से, क्योंकि वही मौका मिलेगा वहीं से न्यूमेरिकल बनाने का। इस चैप्टर में देखो न्यूमेरिकल कहाँ कहाँ संभावना मिलेगा। एक तो टाइप्स ऑफ यूनिट सेल में न्यूमेरिकल है, फिर ब्रैग इक्वेशन जब पढ़ाएंगे एक्सरे डिफ्रैक्शन, है ना, क्रिस्टल के ऊपर में, तो उसमें मिलेगा, फिर पैकिंग फ्रैक्शन में मिलेगा, फिर उसके बाद लेंथ, मास, वॉल्यूम, डेंसिटी उसमें मिलेगा, फिर रेडियस रेशियो में मिलेगा, और फिर इंटरस्टिशियल वॉइड में मिलेगा, है ना। तो सॉलिड स्टेट एक ऐसा चैप्टर है जिसमें केमिस्ट्री का मैंने बहुत कम हिस्सा है, आधा फिजिक्स है आधा मैथ है, तो अभी मैथ वाला हिस्सा पढ़ रहे हैं। फिर लास्ट में जो पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, उसके बाद तुम्हारा वो क्या बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी, इम्परफेक्शन इन सॉलिड, वो तो मैथ भी है और फिजिक्स भी है, तो बड़ा मज़ेदार चैप्टर है। तुम्हारा सिलेबस है, तुमको पढ़ना है। अब कहाँ कितना क्वेश्चन पूछता है वो तुम तय करो, तुम देखो, तुम समझो, है ना। तो मैंने तो पहले ही कहा कि क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा जाके ढूंढो। आज ही तो मैं देख रहा था बिहार बोर्ड का क्वेश्चन 18-19 का, तो उसमें बहुत आसान ही है, बच्चा वाला क्वेश्चन सब रहता है, कोई इशू नहीं है। कुछ क्वेश्चन उसमें रहता है, वो सीबीएसई बोर्ड का भी पिछले 10 साल का क्वेश्चन बैंक उठा करके हमने कहा था कि उसको देखो, जो क्वेश्चन बनता है ठीक, जो नहीं बनता है उस क्वेश्चन को फौरन दागो, पूछो उनसे जब लाइव आते हैं तो। हाँ बिल्कुल, बिहार बोर्ड का 10 साल का पिछले साल का मतलब गूगल पे सर्च करोगे तो मिल जाएगा पिछले 10 साल का क्वेश्चन बैंक। अगर किसी के पास सॉफ्ट कॉपी खरीदा हुआ नहीं है किसी के घर में, तो वो गूगल पे जाकर के ढूंढ सकता है, पिछले 10 साल का क्वेश्चन उसको मिल जाएगा, अवेलेबल है, ठीक है ना। अब किस क्वेश्चन में तुमको दिक्कत होता है वो हम कैसे डिसाइड करें, जो मतलब डिफिकल्टी तो पर्सनल चीज़ है ना। किसी क्वेश्चन में एक्स को दिक्कत हो सकता है, वाई को नहीं हो सकता है, तो किसको किस क्वेश्चन में दिक्कत है वो यहाँ क्वेश्चन टाइप करो, आई एम रेडी टू, आई एम वेरी मच हैप्पी टू डिस्कस दैट, उसको डिस्कस किया जाएगा, है ना। और सीबीएसई बोर्ड जिनका है उनके लिए भी बोल चुके हैं कि पिछले 10 साल का क्वेश्चन बैंक नेट पे अवेलेबल है, उस 10 साल के क्वेश्चन बैंक को उठाओ और उसके बाद उस क्वेश्चन पे एक सरसरी निगाह डालो और जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसको तलाश से पूछो। जिनको नीट देना है, जेई देना है, जो अभी तक नहीं हुआ है ना, दिस कुड बी अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, छुपा हुआ वरदान हो सकता है ना, अभी तक हुआ नहीं। अप्रैल में होना था नहीं हुआ, मई में नीट होना था हो नहीं हुआ, तो अभी तो डेट उसका बढ़ेगा ही, तो उसका फायदा उठाओ ना। जिस टॉपिक में दिक्कत है, मेरे कहने का मतलब है कि जिम्बाब्वे की क्रिकेट टीम अगर इंडिया से 10,000 साल तक खेलेगी तो रिजल्ट सबको पता है, तो एक ही टीम लेके क्या बार बार मैदान में उतरते हो, पहले तैयारी कर लो। एक बात याद रखो कि कंपटीशन का दरवाजा या किसी एग्जामिनेशन का दरवाजा सोनार वाले नॉक नॉक से नहीं खुलता है, लोहार वाले नॉक नॉक से खुलता है। तो पहले गेट प्रिपेयर्ड, पहले तैयारी अच्छे से कर लो, है ना, बस डिजर्व देन में कटी जाए। मेरा तो मानना है कि यू शुड रेगुलरली चेक इट ऑन वेदर यू आर अ डिजर्विंग कैंडिडेट और नॉट। ये तय करेगा कि नंबर ऑफ क्वेरीज तुम कितना हैंडल करते हो, कौन सा क्वेश्चन तुमको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है या किस क्वेश्चन में तुमको ज्यादा दिक्कत हो रही है। जिस क्वेश्चन में ज्यादा दिक्कत होता है उसको तलाक से बनाओ, और जो नहीं बनता है वो अपने रिस्पेक्टिव टीचर्स के पास उनके नॉलेज में ले जाओ। अभी तो लॉकडाउन है ना, इसीलिए मैंने कहा था ना कि वीडियो पोस्ट करना बनाना वो ठीक है, जो लोग कर रहे हैं उनसे मैं आई एम नॉट टेकिंग एनीथिंग अवे फ्रॉम दोज ब्रदर्स जो वीडियो बना रहे हैं। मैं उन टीचर्स की इज्जत करता हूँ, रेस्पेक्ट करता हूँ, उनको सलाम करता हूँ। जो लोग वीडियो बना रहे हैं यूट्यूब पे पोस्ट कर रहे हैं वो उनका अपना मामला है, मैं उनकी इज्जत करता हूँ। सब ज्ञानी लोग हैं, सब नॉलेज वाले लोग हैं, सब अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन एज फार एज आई एम कंसर्न वो भी एक अच्छा तरीका है, लेकिन मुझे उससे थोड़ा बेहतर मुझे लगता है ना, ये मेरी पर्सनल राय है, मुझे ये ज्यादा बेहतर लगता है। जो लोग बुरा नहीं मानेंगे, कोई मेरे टीचर भाई लोग, मैं उन तमाम टीचर्स की पूरी इज्जत करते हुए बोल रहा हूँ
हैट्स ऑफ टू देम, दे आर डूइंग अ ट्रेमेंडस जॉब, फैबुलस जॉब, है ना। जो लोग वीडियो बना के यूट्यूब पे डाल रहे हैं वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं भी कर सकता हूँ, कोई मसला नहीं है। लेकिन मुझे मेरे दिमाग के किसी कोने में ऐसा मुझे महसूस हुआ कि वीडियो नहीं, इसको फेसबुक लाइव बना करके डायरेक्ट लाइव आकर के, अभी जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ सॉलिड स्टेट, ठीक है, अब उसमें से आकिब जावेद साहब हैं, उन्होंने पूछा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन, कल भी शायद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से ही नहीं, कल थर्मोडायनेमिक्स से पूछा था उन्होंने, एक क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स का था, एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का था। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ही दोनों क्वेश्चन कहा जा सकता है, लेकिन फ्री एनर्जी पूछा था तो सर, इस तरह से क्वेरी पूछने में मुझे ज्यादा बेहतर लगता है, उससे फायदा आपको होगा, है ना, मुझे ऐसा लगता है। जो लोग वीडियो बना रहे हैं वही, दे आर डूइंग अ ट्रेमेंडस जॉब, फैबुलस जॉब, दे आर ग्रेट पीपल, है ना, स्टिल नो लव लॉस्ट बिटवीन अस, आई सैल्यूट टू देम, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन एज फार एज आई एम कंसर्न, मेरे से अगर कोई पूछेगा तो आई फाइंड इट मोर बेहतर, आई फाइंड इट मोर बेहतर, मोर लेजिटिमेट, वेयर स्टूडेंट्स कैन हैव ए टू वे कम्युनिकेशन। मैं बोल रहा हूं, आप सवाल कमेंट में टाइप कर सकते हैं, मैं भाग नहीं सकता किसी सवाल से, मैं सिलेक्टिव नहीं हो सकता कि मैं इनका क्वेश्चन लूंगा उनका नहीं लूंगा, है ना, ये तो लाइव है ना, आप पूछोगे मैं बताऊंगा, ठीक है ना। तो वो मुझे ज्यादा बेहतर लगा। यूट्यूब पे पेज मैंने भी बनाया है, लेकिन वीडियो बनाने की फुर्सत नहीं है, एक तो लॉकडाउन है यार, ऊपर से रमजान आज से शुरू हो गया है। फेसबुक लाइव में क्या है, सामने मोबाइल है, लैपटॉप है, फेसबुक पे गए लाइव हो गए, इसमें सिर्फ अकेला मेरा काम है। अब वीडियो बनाने में क्या है कि एक आदमी को और इन्वॉल्व करो, अब घर के एक और आदमी को बोलो कि भाई तुम पकड़ के मोबाइल खड़े रहो, क्योंकि फेसबुक का कैमरा और मोबाइल का कैमरा दोनों में फर्क होता है रेजोल्यूशन में, तो फेसबुक के कैमरा में उतना अच्छा रेजोल्यूशन वाला नहीं आएगा वीडियो, अब मोबाइल के कैमरा में फिर किसी को पकड़ाओ, उसके बाद वीडियो बनाओ, बहुत मसला है। और उसके बाद फिर कोई कहेगा कि एक बोर्ड बना लो, अब और एक क्या मामला है यार। टीचर और स्टूडेंट के बीच तो लाइव कन्वर्सेशन होना चाहिए, तेरे अंदर दम है तू सवाल पूछ, है ना। क्वेरीज क्या है, क्वेरीज आर लाइक हर्डल्स, सवाल क्या होता है, वो एक परेशानी खड़ी करता है, तुम्हारे दिमाग में परेशानी खड़ी कर रहा है, तो तुम आओ मेरे पास कि सर ये बड़ा तंग कर रहा है सवाल हमको, हम उसको आपके लिए आसान बनाएंगे। टीचर कोई ऊपर से थोड़े आया है यार, आसमान से उतर करके, है ना। हम भी तो कभी रहे होंगे 11th-12th में, कभी पढ़े होंगे, कभी पढ़ाई किए होंगे, हमको भी तो किसी टीचर ने बताया होगा ना, हमको भी तो कोई परेशानी लग रही होगी किसी सवाल में, तो मेरे को भी किसी ने हेल्प किया, है ना, उनका शुक्रिया। आज हम तुम्हारी हेल्प कर रहे हैं, तो बहुत बड़ा काम तो कर नहीं रहे, बहुत लोग पहले से करते चले आ रहे हैं गुरु द्रोणाचार्य के टाइम से, आज हम कर रहे हैं, और भी मेरे दोस्त लोग कर रहे हैं, भाई लोग यूट्यूब पर, कोई फेसबुक पर, बहुत सारे दोस्त मेरे वीडियो बना के पोस्ट कर रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, दे आर ट्रेमेंडस गुड पीपुल, लवली पीपुल, दे आर डूइंग देयर गुड गुड। मैं फेसबुक लाइव पे ही जाऊँगा, वीडियो बना के पोस्ट करना बहुत झंझट है, एक आदमी को और इन्वॉल्व करो, है ना, ठीक है ना। ये प्रोफेशनल मेरा प्रोफेशन है, इसमें बाकी लोग को हम क्यों इन्वॉल्व करें, को कैमरा पकड़ के लेके खड़ा रहेगा, नहीं को मतलब है, ठीक है ना। तो यही फेसबुक लाइव चलेगा, और एक बेहतर तरीका है मेरे हिसाब से, बेस्ट तरीका है, क्योंकि इसमें तुम्हारे पास मौका है। लेकिन दिक्कत यह है ना कि आजकल के स्टूडेंट्स भी अलग है, एक तो कोई सवाल पूछने देता नहीं है, सारा मुद्दा दुनिया में ये सवाल पूछने का, कोई सवाल पूछने देता नहीं है ना। कोई सवाल अगर पूछता भी है तो उसको मतलब बता दिया जाता है कि ये क्या पूछ रहे हो, वो क्या पूछ रहे हो, आगे आएगा, कब आएगा, नहीं आएगा, कोरोना के बाद आएगा, कब आएगा, क्या आएगा, नहीं आएगा, एक्सेट्रा। और कोई बार बार तुमको कह रहा है कि तुम सवाल पूछो। देखो सवाल पूछने का मतलब क्या होता है, सवाल पूछने का मतलब है कि यू आर गेटिंग समथिंग। सवाल तुम कब पूछोगे, अब हम बता रहे हैं कोई अनाप शनाप सवाल पूछ दे कि सर अभी रात क्यों हो गई, तो ये तो फालतू वाला बात हो जाएगा ना। लेकिन जो टॉपिक से रिलेटेड हम बात आपको बता रहे हैं, अगर आपको समझ में आएगा तो निश्चित है कि आपको दिमाग में कोई ना कोई कंफ्यूजन। हम एक एग्जांपल देते हैं, एनसीईआरटी पढ़ करके बहुत सारा बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। एनसीईआरटी का लैंग्वेज कहीं कहीं पे ऐसा है कि कंफ्यूज हो जाता है बच्चा। एक छोटा सा एग्जांपल हम देते हैं, 2-3 बल्कि एग्जांपल देते हैं। सॉलिड स्टेट का जब पढ़ना खोलोगे एनसीईआरटी का, तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज है, जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, पिछले साल बहुत कम नंबर से जिनका छूटा है, वैसे अच्छे बच्चे वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं। वो चले आते हैं कि सर इसमें लिखा हुआ है कि सॉलिड के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है मोशन में रहते हैं, ठीक है। अब मोशन को समझ लेते हैं लीनियर मोशन,
लीनियर मोशन होगा इसका मतलब है कि दो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच काफी जगह है, जो हो नहीं सकता सॉलिड स्टेट से जो सब्सटेंस बिलोंग करते हैं। अब वहां लिखा हुआ है कि आर द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड स्टेट और द सब्सटेंसेस बिलोंगिंग टू सॉलिड स्टेट आर इन कॉन्स्टेंटली मोशन अबाउट देयर मीन एक्सिस। अब अबाउट देयर मीन एक्सिस को खा गए, वो समझे नहीं, अब डायरेक्ट चले आर इन मोशन। अबाउट देयर मीन एक्सिस का मतलब होता है कि अपने एक्सिस के अबाउट, जैसे लट्टू अपने एक्सिस के अबाउट नाचती है या पृथ्वी अपने एक्सिस के चारों तरफ नाचती है, तो एक्सिस के चारों तरफ नापने में देयर इज नथिंग सच एज एनी इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, स्टिल द इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स विल बी नेग्लिजिबल, नगण्य ही रहेगा। दूसरा, जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बारी आती है, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जब बारी आती है तो सवाल उठता है कि कौन से सीरीज का इंटेंसिटी, 6 सीरीज आप लोग पढ़ते हैं, लीमन सीरीज, बामर सीरीज, पार्शन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, फुंड सीरीज, हम्प्री सीरीज। अब सवाल उठता है कि किसकी इंटेंसिटी किससे ज्यादा होगी। अब एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि सम लाइंस इन बामर सीरीज आर मोर इंटेंस। वालेकुम सलाम। सम लाइन इन बामर सीरीज आर मोर इंटेंस। बामर सीरीज में कुछ लाइन ज्यादा इंटेंस है, और अगर कोई डिस्कस करता है, आर्गुमेंट करता है टीचर के साथ, तो टीचर बाकायदा कोड भी कर देते हैं मेरे भाई लोग। यार एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि बामर सीरीज में कुछ लाइन इंटेंस है, इंटेंसिटी उसकी ज्यादा है। यहां पे बात हो रही है रिलेटिव इंटेंसिटी की। अरे भाई, इंडिविजुअल सीरीज के इंडिविजुअल स्पेक्ट्रल लाइन की अगर बात करोगे तो फिर तो वो इंटेंसिटी वाला फॉर्मूला है ये तुम्हारे पास, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, उसमें नहीं जाना है ना। यहां बात हो रही है रिलेटिव इंटेंसिटी की, कि किस स्पेक्ट्रल लाइन की इंटेंसिटी किस स्पेक्ट्रल सीरीज के लाइन से ज्यादा होगी। हाइड्रोजन, इस पर तो क्वांटम मैकेनिक्स ने कुछ कहा ही नहीं है। अरे भाई, बामर सीरीज विजिबल रीजन में पहला सीरीज जो डिस्कवर किया गया बामर सीरीज। बामर सीरीज पहले, सबसे पहले क्यों डिस्कवर हुआ? क्योंकि विजिबल रीजन में पड़ता है। जो चीज देखोगे तो जल्दी डिस्कवर होगा, इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है। और बामर सीरीज सबसे पहले डिस्कवर किया गया, इसीलिए तो स्पेक्ट्रल लाइन के वेव नंबर को एक्सप्लेन करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले जो फॉर्मूला आया वो बामर ने दिया। और फॉर्मूला क्या है भाई? थ्योरी का जो कंसेप्ट है उसका डेरिवेशन है। अब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के एक्सप्लेनेशन करने के क्रम में बोर ने अपनी एटॉमिक थ्योरी दी। बोर की एटॉमिक थ्योरी आधारित किस पर है? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। यह भी क्वेश्चन है आईआईटी 2006 का। हु मेड द फर्स्ट यूज टू एक्सप्लेन एनी एटॉमिक थ्योरी? द यूज ऑफ प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। बोर। बोर की एटॉमिक थ्योरी हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रम पर आधारित है, एक्सप्लेनेशन पर। नंबर 1। नंबर 2, बोर एटॉमिक थ्योरी आधारित है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पर। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी यानी क्वांटम मैकेनिक्स, जिसमें हर काम लगातार नहीं, रुक रुक के होता है। यही रुक रुक वाला धंधा अगर प्लैंक नहीं बोलता तो रदरफोर्ड की स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट की धज्जी उड़ जाती। तो अब इसी आधार पे अब आगे चलेंगे तो क्वांटम मैकेनिक्स की औकात के बाहर है। क्वांटम मैकेनिक्स इज अनेबल टू मेक एनी कमेंट ऑन टू द रिलेटिव इंटेंसिटीज ऑफ वेरियस स्पेक्ट्रल सीरीज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रम से हासिल किए गए अलग अलग स्पेक्ट्रल सीरीज कि अलग अलग स्पेक्ट्रल लाइन के रिलेटिव इंटेंसिटी पर हाइड्रोजन प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी यानी क्वांटम मैकेनिक्स ने कोई कमेंट नहीं किया। यह पजल सॉल्व हुआ मैक्सवेल के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के आधार पर। इसलिए एनसीईआरटी में कुछ कुछ सेंटेंस को अगर कोट करें तो बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है ना। तो एनसीईआरटी पढ़ करके आपके पास मसाला है। एनसीईआरटी इसीलिए कहा गया है कि एनसीईआरटी आधार है आपके सिलेबस का। एनसीईआरटी को कस के पकड़िए, एनसीईआरटी में टॉपिक उठाइए और उस टॉपिक को पूरा अच्छे से उसका कंसेप्ट लीजिए। लिखा पढ़ी जिंदगी भर करते रहिएगा। बनना चाहते हैं डॉक्टर, इंजीनियर, तो क्लर्क वाला काम काहे पसंद कर लिए हैं भाई?
या आईएएस बनना चाहते हैं, कुछ भी बनना चाहते हैं, मतलब हम नेता हैं, भाषण दें, आप कॉपी खली रगड़ते रहिए, उससे क्या होगा? यू आर गोइंग नो वेयर, कुछ नहीं सीख रहे हो तुम, टाइम पास कर रहे हो। पहले सुनो, पहले समझो, और तब तक नहीं चैन से बैठो जब तक पूरा समझ में ना आ जाए। अच्छा एक बात बताओ, जब तुमको समझ में आ जाएगा तो तुमको हम लिखवाएंगे यार, कि तुम अपने लिख लेगा? गाय पे तुमको निबंध लिखना है, हम तुमको लिख के दे दे, गाय ऐसा होता है, ऐसा 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 होता है, अब उसको कहें कि तुम रात भर रटते रहो, उससे कुछ होना है? लेकिन गाय को तुमको समझा दें हम कि गाय की प्रॉपर्टी क्या है, गाय तुमको विजुअलाइज करा दें, एहसास करा दें कि गाय की क्या प्रॉपर्टी है। तो जब तुमको क्वेश्चन पूछेगा कि गाय पर निबंध लिखें, राइट एन एसे ऑन अ काउ, तो हम बताएंगे तुमको कि तुम खुद लिख लेगा, नहीं ना? तो फिर इसलिए बार बार मेरा स्ट्रेस इसी पर रहता है। देखो हर टाइप के स्टूडेंट होते हैं, है ना? तो मेरा ज़्यादा स्ट्रेस इसीलिए रहता है कि सवाल ज़्यादा पूछने की कोशिश करो, ठीक है ना? जितना ज़्यादा सवाल पूछोगे तुम्हारे लिए फ़ायदा होगा। कल होकर के तुम, है ना, तुम्हारे घर में कोई छोटा बच्चा होगा, वो जब बड़ा होगा फिर वो तुमसे सवाल पूछेगा तो बगल झाँकना पड़ेगा तुमको। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेरी पूछने की कोशिश करो, ठीक है? और मान लीजिए सवाल पूछने की अगर तुमको इजाज़त मिल रही है तो उसका पूरा फ़ायदा उठाओ। कैसे तुमको समझाएं? बार बार तो तुम लोगों को हम बोलते हैं कि ऊपर से जो खोआ निकलता है वो भी बहुत टेस्टी होता है, लेकिन डेगची खखोड़ के जो खोआ निकलता है उसकी तब बातें अलग है। तो डेगची खखोड़ना इज लाइक खखोड़िंग अ टीचर दिमाग। टीचर के भेजा को जितना खखोड़ेगा उतना फायदा होगा, ये बात मेरा याद रख ले, ठीक है ना? टीचर को खखोड़ दो एकदम। एक अच्छे टीचर की निशानी और एक अच्छे स्टूडेंट की भी निशानी मेरे हिसाब से, आई फील, कि सवाल पूछ पूछ के तंग कर दो, है ना? मेरे हिसाब से हमको ऐसा फील होता है। हर आदमी की अपनी अपनी राय होती है, मेरी अपनी राय है, ठीक है ना? मेरे हिसाब से मुझे बचपन से यही सिखाया गया है, इल्म बहुज्जत, इल्म यानी नॉलेज, बहुज्जत, हुज्जत मतलब बहस करना, नॉलेज इज ओनली थ्रू डिस्कशन। यू कांट एक्वायर नॉलेज इफ यू आर नॉट डिस्कसिंग। जब तक तुम बहस नहीं करोगे नॉलेज नहीं मिलेगा। क्लियर है? अब कुछ लोग बोलते हैं कि इतना नॉलेज लेके क्या करोगे, तुमको पीएचडी करना है या तुमको मतलब साइंटिस्ट बनना है? अरे भाई साइंटिस्ट बनने की बात नहीं है। क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछता है वो सिलेबस से ना पूछता है, सिलेबस से बाहर से पूछता है। अरे भाई क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछता है, चाहे 12th में पूछे या नीट में पूछे या जेई मेंस में पूछे, तो कहाँ से पूछता है? अमेरिका का सिलेबस रहता है क्या? यही सिलेबस रहता है ना एनसीईआरटी का 11th 12th। इस एनसीईआरटी में जितना टॉपिक है, अगर उस टॉपिक से रिलेटेड तमाम थ्योरीज को अगर उसका हम कंसेप्ट ले लें तो हमको क्या कोई फॉर्मूला रटना पड़ेगा क्या? कितना फॉर्मूला रट पाएगा? 36,000 फॉर्मूला तो एक सब्जेक्ट में होगा, 3 सब्जेक्ट मिला ले 36 से 3 से गुना कर 1,08,000 होता है। रट पाएगा उतना फॉर्मूला? 10 लड़का का मोबाइल नंबर तो याद नहीं रख पाएगा, उतना फॉर्मूला रट पाएगा? फॉर्मूला रिप्रेजेंटेशन होता है कंसेप्ट का, ये बात मेरी याद रखना, ठीक है? फॉर्मूला डेरिवेशन है कंसेप्ट का। कंसेप्ट ले लोगे तो तुमको फॉर्मूला याद करने की, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर भूल भी जाओगे तो 2 मिनट लगेगा, डेराइव कर लोगे, ठीक है? तो कंसेप्ट लेने की कोशिश करो। कंसेप्ट एक बार मिल गया तो फिर तुमको, औरतें आजकल टाइम पास करती हैं घर में, यूट्यूब पर एक से एक खाना बनाने का तरीका देता है, उसको लेकर के एक्सपेरिमेंट लोग करते हैं औरतें घर में खाने पीने में। तो उसको क्या औरतें घर में डेली रट रही हैं? रट नहीं ना रही है कि इसमें 2 चम्मच नमक डालो, इसमें 3 चम्मच पानी डालो, तो पूरा घर में परेशान ना हो जाएगा? एक मरतबा उस वीडियो को वो देखती हैं, समझती हैं कि किसको कैसे कितना नमक डालना है, कितना चीनी डालना है, कितना इसमें मसाला डालना है। एक बार उसको बार बार प्रैक्टिस करते करते उनको कंसेप्ट मिल जाता है। रटता थोड़ी ना कोई है। सब्जी बनाने के पहले कोई किताब निकालता है क्या? इसको ऐसे काटें, उसको ऐसे करें। इसीलिए बोलते हैं कि कंसेप्ट इज परमानेंट, फॉर्मूला इज टेम्पोररी। ये मेरा अपना मानना है। अब बहुत लोग बोलते हैं कि फॉर्मूले रट करके जीवन सफल होगा, तो ये उनका मामला। आई बेग टू डिफर, ठीक है ना? मैं इसमें डिफर करता हूँ। आई हैव अ ह्यूज रिजर्वेशन ऑन दिस टॉपिक। मेरा मानना है कि कंसेप्ट लो, कंसेप्ट लो, कंसेप्ट लो। और जब तुमको अगर कोई आदमी खुद कह रहा है कि तुम सवाल पूछ के तंग तंग कर दो, जितना चाहो उतना पूछो, यार सवाल पूछने कहाँ को देता है? तुमको अगर पकड़ेगा पुलिस बिना हेलमेट के तो सवाल पूछ पाएगा? नहीं ना। लेकिन अगर कोई तुमको पुलिस ऑफिसर कहे कि पूछो हमसे, तुम क्यों बिना हेलमेट के चल रहा है, प्यार से बात करे, तो तुमको पूछने का मौका दे रहा है ना। तो पूछना इज बहुत इंपॉर्टेंट, सवाल पूछना इज बहुत इंपॉर्टेंट। तुम पढ़ते हो सवाल पूछने के लिए, ठीक है?
और सवाल जब तुम पूछने लगोगे इसका मतलब है कि तुम्हारे दिमाग में घुस रहा है, जो नहीं घुस रहा है उसको तुम बाहर निकाल रहा है, घुसाने में दिक्कत हो रहा है इसलिए पूछ रहा है। जो घुस गया, जो नहीं दिमाग में अट रहा है उसको हटाने के लिए तुम कोशिश कर रहा है कि जरा इसको समझा दीजिए, अट नहीं रहा है। समझ में आया? और डिफरेंट फॉर्मूलाज फॉर डिफरेंट प्रॉब्लम्स इज लाइक डिफरेंट कीज फॉर डिफरेंट लॉस। और अगर कंसेप्ट रहता है तो वो एक मास्टर की तरह काम करेगा। क्योंकि देखो आजकल एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछता है ना, वो पुटिंग द फॉर्मूला गेटिंग द रिजल्ट वाला नहीं पूछ रहा है, ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ कंसेप्ट रहता है। और अब तो आजकल क्वेश्चन 2018 से हम देख रहे हैं कि इस तरह का पूछने लगा है कि मतलब ज्यादातर क्वेश्चन में कोई ना कोई कंसेप्ट छुपा रहता है, उसको बनाने की भी जरूरत नहीं है, क्वेश्चन पढ़ोगे। और अच्छा, आजकल क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि बहुत सारा फेक डाटा देता है आपको, मतलब डाइवर्ट करने के लिए, परेशान करने के लिए, उलझाने के लिए। तो उसमें कौन फॉर्मूला लगाएगा? समझ में आ रहा है क्या समझा रहे हैं? तो सवाल पूछो। और अब चूंकि अभी तो बच्चा वाला चीज था, सॉलिड का क्लासिफिकेशन हो गया, दैट इज ओवर, ठीक है। बहुत पहले पूछता था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोवेलेंट सॉलिड, अब ऐसी परंपरा नहीं है। तो अब यहाँ से जो है सीरियस स्टफ शुरू होगा। तो हम चाहेंगे कि तुम एनसीईआरटी का पूरा मुताला यानी अध्ययन करके, उसको स्टडी करके अगर फेसबुक लाइव पे हमसे जुड़ोगे तो यू विल फाइंड मोर गुड, अच्छा रहेगा। और फिर से हम रिपीट करते रहे कि 10 बजे ही मैं ऑनलाइन आऊंगा रोजाना पूरे रमजान के इस मुकद्दस महीने में, ठीक है। चूंकि कुछ रिलीजियस ड्यूटी है उसको भी करना जरूरी है। आखिर ऊपर वाले ने दुनिया में इंसान को भेजा है, तो उसको भी मतलब जो ऊपर वाला इस रमजान में कहता है कि मांगो, तो थोड़ा उनके आगे भी गिड़गिड़ा लिया जाए तो जरूरी है, ठीक है ना। सब लोग को करना चाहिए, सब लोग कीजिए, भगवान को याद कीजिए, उनको भी याद कीजिए, सुबह उठिए, पूजा अर्चना कीजिए, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिल्लो उजागर का उच्चारण कीजिए। जो मुसलमान है वो नमाज पढ़िए 5 टाइम रमजान में, इबादत में लीन हो जाइए, घर पे इबादत कीजिए, बाहर नहीं निकलना है। बाहर निकलिएगा तो कोरोना प्रसाद इंतजार कर रहा है आपको पकड़ने के लिए। कोरोना तब तक आपके घर नहीं आएगा जब तक आप बाहर जा करके उसको खुद पकड़ के ना ले आइए। इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए ही बाहर एकदम ही जरूरी हो तो जाइएगा सामान लेने के लिए, ऐसा अन्यथा नहीं जाइएगा, बिल्कुल ही नहीं जाइएगा। एकदम ही अर्जेंट हो गया निकलना तो ही जाइएगा, वरना ना जाइएगा। नमाज घर में अदा कीजिए, ठीक है। बाहर मस्जिद तमाम मस्जिद बंद है, मस्जिद में नमाज अदा करने की कोई गुंजाइश भी नहीं है। घर में नमाज अदा कीजिए 5 टाइम जो है, जितना तरावी पढ़ना है घर में कीजिए, बाहर मत निकलिए। बाहर एकदम जरूरी हो सामान उमान इकट्ठा करने के लिए, मतलब जो रोजमर्रा की जिंदगी की जरूरत है उसको इकट्ठा करने के लिए बाहर जाइए, और ऐसे नहीं जाइए। और बाहर जाइए तो बताया ही मैंने कि मास्क लगाइए, मास्क अगर अवेलेबल नहीं है तो अपना गमछा जिंदाबाद है ना, तो उसका इस्तेमाल करके लगाइए, ठीक है। जैसे आज जो है तमाम टोपी, जितना टोपी था मेरे पास सबको वॉशिंग मशीन में डाल दिए, कल रात में धोना उसको भूल गए, वॉशिंग मशीन चलाना भूल गए, तो टोपी धोए हैं तो सूखा नहीं है। तो देखो आज जो है गमछा टाइप का मोड़ के नमाज पढ़े हैं, जितना टाइम भी हमको इबादत करना था इसी गमछे को मुरेठा बना करके जय बिहार प्योर ठेठ बिहारी अंदाज में आज की इबादत हुई है, जय बिहार। तो भाई और कुछ पूछना है? पूछिए, कुछ पूछना उछना है तो पूछिए। कल हम लोग पढ़ेंगे यूनिट सेल, ठीक है ना, यूनिट सेल और टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, और एनसीईआरटी का 3 क्वेश्चन है उसको भी डिस्कस कर देंगे। और कल अगर एनसीईआरटी लेके बैठिएगा तो अच्छा है, और पहले जाके पढ़िएगा घर पे पढ़िएगा, एनसीईआरटी का अध्ययन कीजिएगा, ठीक है। और उसको अध्ययन करने के दौरान अगर कोई दिक्कत होता है तो उसको एक मार्कर अगर नहीं है घर पे, क्योंकि अभी तो लॉकडाउन है, अगर किसी के पास मार्कर है तो वेल एंड गुड, अगर मार्कर नहीं है तो पेंसिल होगा, पेंसिल भी नहीं है तो यार उसको पन्ना को मोड़ लेना, और कहीं पे पूरे सेंटेंस के सफिक्स में जहां से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है वहां पे एक डॉट डाल दो, जहां पे सेंटेंस खत्म हो रहा है वहां पे एक डॉट डाल दो। और उसको समझने में अगर कोई दिक्कत होता है तो वो हमसे पूछ सकते हो। और जिनकी अंग्रेजी कमजोर है उनके लिए बोल दे रहे हैं कि एनसीईआरटी जैसे पढ़ते हैं तो अगर समझने में अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है ना, तो वहां उसको आप अंडरलाइन करके आप हमसे पूछ सकते हैं। हम पूरे सेंटेंस का मीनिंग जो है उसको आपको मतलब बता देंगे, और हम बोलेंगे तो उसको आप कॉपी कलम लेके बैठिएगा, लिख लीजिएगा, हम लिखवाएंगे नहीं, हम बोल रहे हैं आप उसको लिख लो, ठीक है ना। जिनकी इंग्लिश की प्रॉब्लम है वो मतलब बोल रहे हैं, उनके लिए बोल रहे हैं, जिसको इंग्लिश में दिक्कत है तो वो अगर पूरे एनसीईआरटी में कहीं भी पढ़ने में अगर कोई दिक्कत है तो उसको अंडरलाइन कर लेगा, और जो पूछना होगा पूछ लेगा, हम उसका बता देंगे आंसर, ठीक है ना।
अब जो एनसीईआरटी ले के ही बैठोगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि तो मतलब फेसबुक लाइव चल रहा है कम्प्लीटली ट्वेल्थ ओरिएंटेड। बीच बीच में कोई क्वेश्चन पूछने के लिए आजाद है, पूछेगा तो हम बताएंगे, ठीक है ना। नीट और जेई के लिए अलग से टाइम दे रहे हैं, तो उसमें जो है नीट वाला जेई वाला अपना ज्वाइन करेगा। तो ये कम्प्लीटली ट्वेल्थ है, इसलिए एनसीईआरटी को पकड़ के बैठो। एनसीईआरटी तो हमारा सिलेबस है, एनसीईआरटी से ही सारा क्वेश्चन वहाँ पूछता है, इसलिए एनसीईआरटी को बगल में ले करके बैठो और लाइन बाय लाइन उसको पढ़ना, और पढ़ने के बाद जहाँ जहाँ दिक्कत होगा फौरन कमेंट बॉक्स में टाइप करो, या जो व्हाट्सएप पे जुड़े हो वो व्हाट्सएप कर दो। जब मैं ऑनलाइन आऊँगा 10 बजे तो फिर उसको टोटल तमाम क्वेरीज को उसको आंसर करके ही जाऊँगा, ठीक है ना। और पिछले 10 साल का क्वेश्चन बैंक गूगल पे जाकर टाइप करो। हम तो देख रहे हैं क्वेश्चन, बिहार बोर्ड का क्वेश्चन बहुत आसान है यार। अब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर और हीलियम का एटॉमिक नंबर ये सब तो डिस्कस नहीं होगा। इसमें अगर किसी को दिक्कत होता है तो देखते हैं, इसमें मुक्का उक्का वाला कहीं पे है, मतलब क्या बोलते हैं उसको जो भेजा जाता है, स्माइली। तो अगर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर पर पूछेगा तो फिर उसको वही मुक्का वाला स्माइली भेज देंगे। क्योंकि इतना आसान क्वेश्चन तो यार बताना मतलब कोई मीनिंग नहीं निकलता है इसका। फिर भी पूछोगे तो आई एम रेडी टू आंसर दैट, लेकिन एक स्माइली मिलेगा पंच वाला। इतना बेतुका सवाल अगर पूछोगे तो पूछो और खोज देते हैं 5 मिनट यार। पूछो कुछ। और एनसीईआरटी को पूरा एकदम लाइन बाय लाइन पढ़ो, और जहां जहां दिक्कत होता है सवाल पूछो। और यूनिट सेल तक शायद हम भेज चुके हैं, मिरर क्लासेस के नाम से जो ग्रुप बनाए हो उसमें हमने भेज दिया है यूनिट सेल तक का रिटन नोट्स। रिटन नोट्स नहीं, क्लासरूम की कॉपी है वो। नोट्स पोस्ट का होता है, साइंस में नोट्स होता है। पानीपत की तीसरी लड़ाई हो रही है का हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, साइंस में कोई नोट्स नहीं होता है। साइंस में लाइव वायर होता है, लाइव वायर, जिंदा वायर, लाइव वायर, लाइव क्लास। फील फ्री टू आस्क व्हाट एवर यू वांट टू आस्क। तो उसमें मैंने जो मेरे क्लासरूम का जो मतलब रिटन मटेरियल है वो मटेरियल मैंने उसमें भेज दिया है। जिसको उसमें से एक्सेस करना है अपना एक्सेस कर लेगा। हाँ, एक लड़के का क्वेरी था कि सर पेज नंबरिंग नहीं किया हुआ है, उसमें पेज नंबरिंग नहीं किया हुआ है। तो उसमें मैं ऐसा करूंगा कि अब से जो उसमें डालूंगा मैं उसमें पेज नंबरिंग कर दूंगा, पेज नंबरिंग करके ही भेजूंगा, ठीक है ना। उसमें पेज नंबर डाल दूंगा ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। ये क्वेरी किनका है वो हम समझ रहे हैं, उनको समझने में दिक्कत हो रहा है इसलिए तो बोल रहे हैं। एनसीईआरटी अगर पढ़ करके मेरे क्लासरूम के नोट्स को अगर देखते तो तुमको पेज नंबरिंग करने के लिए नहीं बोलना पड़ता। तुमको मतलब ये नहीं समझने में दिक्कत होता कि कौन सा पेज किस पेज के बाद है, ठीक है ना। और कुछ? अबे कुछ पूछेगा? सब लगता है कि मतलब 2-3 काम करता है काबे एक साथ। फिर से रिपीट करते रहे, जो लोग फेसबुक लाइव से नहीं जुड़ पाए वो लोग अपना कल जब वीडियो मतलब अबे लाइव वीडियो तो फेसबुक पर रहेगा ही, वो अपना कल देख लेंगे। गांव वगैरह में बहुत सारे लोग, बहुत सारे स्टूडेंट का मतलब था कि सर यहाँ पे डेटा का प्रॉब्लम है, ये है वो है। तो जो लोग नहीं जुड़ पाए नहीं जुड़ पाए, ठीक है ना। ऐसे भी तो जो लोग जुड़ पाए, जो नहीं जुड़ पाए उनकी जो भी प्रॉब्लम है हम समझ पा रहे हैं। तो जो लोग नहीं जुड़ पाए वो अपना बाद में, है ना, उसको कर लेंगे, बाद में अपना वीडियो को देख लेंगे। कोई अगर क्वेरी होगा तो फिर से रिपीट करते रहें, वो क्वेरी को उसमें टाइप कर देंगे, मैं उनका आंसर कर दूंगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो चले, ठीक है, चलो ठीक है, फिर खुदा हाफिज, गुड बाय, गुड नाइट। चलिए कल मिलते हैं फिर, कल 10 बजे ही, टाइम पहले से फिक्स है, इसमें कोई सुधार नहीं। पूरे रमजान के महीने में 10 बजे 10 PM शार्प, ठीक है, 10 PM एट नाइट, रोजाना डेली आई विल बी अवेलेबल ऑन फेसबुक लाइव, ठीक है। बार बार बोल रहे हैं कि क्वेश्चन पूछो, क्वेश्चन पूछो, नहीं पूछो, आदतें नहीं है तुम लोग को सवाल पूछने का। तुम लोग सवाल पूछते कहाँ हो? उधर बोर्ड भरा जाता है, इधर तुम कॉपी भरते हो। उधर लोग बोर्ड भर रहे हैं, इधर तुम कॉपी भर रहे हो, उससे क्या होगा यार? सवाल पूछो यार, ठीक है। सवाल पूछोगे तो तुम्ही को फायदा होगा, नहीं तो कल होकर के तुम्हारे घर का कोई बच्चा जो है आज वो बड़ा होगा, जब वो तुमसे सवाल पूछेगा तो तुमको कभी बाथरूम जाना पड़ेगा, कभी बोलोगे कि आ रहे हैं बाहर से, ठीक है ना। क्लियर? चलो ठीक है फिर, गुड बाय, गुड नाइट, सी यू टुमारो, बाय, खुदा हाफिज।